नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अब बात आप अपने पड़ोसी राष्ट्र की हो ही जानी चाहिए। लंबे समय तक आप जब कुकर्म के रास्ते पर, कुकृत्य के रास्ते पर और लगातार सबसे प्राचीन सभ्यता को आप रौंदने की कोशिश करेंगे, उसे तहस-नहस करने की कोशिश करेंगे, तो वक्त तो एक दिन आएगा जब आपको भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का अब द एंड होने वाला है। और इस बार जब मैं ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान का द एंड होने वाला है, तो द एंड होने वाला है। कैसे है? ऐसे है। ईरान में संपूर्ण लीडरशिप खत्म हो गई। ईरान अपनी तबाही की स्क्रिप्ट स्वयं ही लिख रहा था। बहुत सारे लोग मुअम्मा दे रहे थे कि नहीं, सोवरेनिटी का हनन हो गया है, एक सोवरेन कंट्री पर हमला हुआ है, इस वजह से ईरान को खत्म किया गया है। वजह बहुत है, उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। ईरान की तबाही के पीछे इसमें कोई शक नहीं है कि ये पेट्रो डॉलर का जो इंपीरियलिज्म है वो है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईंधन सबसे बड़ी वजह है। लेकिन ये वजह तो ऐतिहासिक है, ये कोई आज का नया का नहीं, नई वजह नहीं है। लेकिन ईरान की जो तबाही हुई है और अभी ईरान और तबाही भुगतेगा, उसका कारण अमेरिका नहीं है, उसका कारण इजराइल नहीं है, उसका कारण ईरान के आसपास के देश हैं। वही सऊदी अरबिया, वही यूनाइटेड अरब अमीरात, वही जॉर्डन, वही लीबिया, वही सीरिया, वही इराक, सबके सब उनके खिलाफ हैं। लेकिन एक देश अभी उनका प्रेमी बन रहा है, जो सऊदी, तुर्की और अपने आप को बड़ा न्यूक्लियर पावर। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, जो कहीं से भी पाक नहीं है। ये इतना अछूत है, जो इसके संपर्क में जाएगा वही तबाह हो जाएगा। ये है पाकिस्तान। और पाकिस्तान को अब आटा दाल का भाव मालूम चलने वाला है। 4 मार्च को अमेरिका ने कराची और लाहौर से अपने नॉन इमरजेंसी कॉन्सुलेट मेंबर्स को वापस बुला लिया है। नॉन इमरजेंसी कॉन्सुलेट मेंबर्स का मतलब यह हुआ कि बहुत जरूरी है जिसको वहां पर रहना, बहुत जरूरी, वही वहां पर रहेंगे। बाकी जितने लोग हैं अमेरिकन कॉन्सुलेट के और उनके परिवार के लोग, सबको अमेरिका ने फौरन से पेशतर वापस बुला लिया है, वैकेट कर दिया है पाकिस्तान को। और इजराइल के प्रधानमंत्री श्री नेतन्याहू जी का कहना है कि ईरान से भी ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान, और ईरान के बाद हमारे निशाने पर पाकिस्तान है। सऊदी अरबिया सुन्नी राष्ट्र है, यूएई सुन्नी राष्ट्र है, पाकिस्तान भी मोटे तौर पर सुन्नी राष्ट्र है, बाकी सारे सुन्नी राष्ट्र हैं। यमन, थोड़ा सा यमन का इलाका छोड़ दें और ईरान का, तो ज्यादातर राष्ट्र सुन्नी राष्ट्र है। शिया राष्ट्र अकेला बचा हुआ था ईरान। और ईरान 1979 के बाद, 79 के बाद ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट कट्टर स्टेट के रूप में, सरिया स्टेट के रूप में अपने को स्टैब्लिश किया। लंबा इतिहास है ईरान का, जहां मजलिस, जहां रिलीजियस लीडर, राजा, ये दोनों मिलकर के काम करते रहे। कभी रिलीजियस लीडर आगे जाता, कभी राजा आगे जाता, कभी राजा पीछे होता, कभी रिलीजियस लीडर आगे जाता, कभी राजा आगे हो जाता, कभी रिलीजियस लीडर पीछे हो जाता। लेकिन रिलीजियस लीडर, बड़ी अच्छी व्यवस्था ईरान में की गई कि रिलीजियस जो लीडर हैं, वो जो स्कॉलर हैं, वो राजा को सलाह कर देंगे कि कैसे आपको सत्ता चलानी है, और उस सलाह पर चलती भी रही। लेकिन वो सारे राजा ईरान के इंग्लैंड और अमेरिका के निशाने पर रहे। जिसको इंग्लैंड चाहता था, जिसको अमेरिका चाहता था,
वहीं ईरान में शासन करता था। और ये अब जार के समय से, कजार के समय से है, 1908-9 के ज़माने से है। जब पहली बार ब्रिटिश कंपनी, जो आजकल बीपी कहलाते हैं, ब्रिटिश पेट्रोलियम कहलाती है, ये जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, इसका इतिहास 100 वर्ष से अधिक का इतिहास है। और जब वो पहली बार वहां ऑयल एक्सकवेशन के लिए गए थे और तेल के जब तेल मिला ईरान में, उसके बाद से एंग्लो ब्रिटिश एंग्लो ईरान ऑयल कंपनी बनी और फिर वो कालांतर में अभी ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से मशहूर है। तब से चल रहा है। और आप हैरान होंगे, सबको ये मालूम था कि ईरान, इज़राइल और अमेरिका वॉर में शायद रसिया मदद करेगा, लेकिन रसिया का तो चिर परिचित प्रतिद्वंदी रहा है ईरान। ईरान के नक्शे को अगर आप देखें, तो जो ब्रिटिश इंडिया था, जो पाकिस्तान जिसमें था, डिवाइडेड अनडिवाइडेड भारत का हिस्सा, तो पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से लगता है और दूसरी तरफ रसिया का बॉर्डर ईरान से लगता है। रशियन जो शाही थी, राजशाही थी, वो भी कालांतर में इतिहास में ईरान पर हमला करता रहा था। और उस वक्त ईरान के तेल की खोज नहीं हुई थी। तेल का खोज तो 20वीं शताब्दी में भी 1909 के बाद हुआ है। लेकिन उसके पहले वहां पर दो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री थी। एक इंडस्ट्री तो तंबाकू की थी और दूसरी थी कॉटन की, फैब्रिक्स की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहां पर। टेक्सटाइल और तंबाकू, वो दोनों इंडस्ट्री ईरान में बहुत जबरदस्त कारोबार होता था और रसिया के भी व्यापारी आते थे और ब्रिटिश जो इंडिया थी उसके भी व्यापारी वहां जाते थे। ब्रिटिश इंडिया का कोई मतलब नहीं था, अकेले ब्रिटिशर्स ही उसको व्यापार को करते थे। सारे व्यापारी ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिश इंडिया के सहारे वहां तक पहुंचते थे। तो ब्रिटिश इंडिया का कब्जा था एक प्रकार से ईरान पे थ्रू ऑयल। जो जो ये जो कंपनी बनी है, जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, उनका जब पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब ईरान एंग्लो एंग्लो ऑयल कंपनी बनी थी, उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ये था कि हम आपके यहां से तेल निकालेंगे, पूरी दुनिया में बेचेंगे और उसका 16% हम आपको देंगे, ईरान को देंगे। और इसी तेल के बहाने वहां पर लड़ाइयां शुरू हुई 1909 के बाद। वहां राजा और रिलीजियस लीडर, मजलिस, और इस सब का तकरार चलता रहा कि ये तेल हमारे यहां का है, ले ब्रिटिश कंपनी जा रही है और हमें सिर्फ 16% मिल रहा है। बाद में उसके शेयर को बढ़ाने की बात हुई, लेकिन यही टग ऑफ वॉर बना, यही बोन ऑफ कंटेंशन बना। और फिर ब्रिटिश को लगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगने लगा अमेरिका को कि अब हमें सब सब जगह कब्जा करना है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद भारत की आजादी हो गई थी, पाकिस्तान एक नया स्टेट बन गया था, तो इधर से बिल्कुल निवृत्त हो गया था, ब्रिटिश इंडिया अब रह नहीं गया था। और उधर अमेरिका अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा था पूरी दुनिया में अपना शासन स्थापित करने के लिए। तो अमेरिका की एंट्री होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 1950 के बाद ईरान में। और फिर ये ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों मिलकर, दोनों के निशाने पर ईरान रहा है। और फिर वहां पर लड़ाइयां चलती रही हैं और वो चलती रही और अब इस पोजीशन में आ गई कि उन्होंने सरिया लागू कर दिया। और सरिया के लागू होने के बाद आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, जब आयतुल्लाह खुमैनी के पहले, जो असली आयतुल्लाह खुमैनी थे, उसके पहले जो वहां शासन थी, आयतुल्लाह खुमैनी, आयतुल्लाह अली खुमैनी जो थे, उनको जब पदच्युत किया था और एक फर्जी राजा को बिठाया था। फर्जी राजा था नहीं, वो ईरान के डिफेंस का आदमी था, पहले भी जिसको आप कहते हैं, उसका उसको राजशाही के रूप में स्थापित करवा दिया था अमेरिकन और ब्रिटिशर्स ने। और इसलिए किया था कि वो कंट्रोल करे ईरान की सत्ता को और हम अपना तेल वहां से निकालते रहे, पूरी दुनिया में नियंत्रित करते रहे। ईरान का जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है ईरान पर कब्जा, क्योंकि वहां जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी था, ब्रिटिशर्स को भी और अमेरिकन को भी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अगर ईरान ने अपने कब्जे में किया हुआ है, उस पर दखल है, वहां पर वो कोई गतिविधि कर सकता है, इसलिए ईरान को ध्वस्त करना अमेरिका और इंग्लैंड की बहुत पुरानी तमन्ना थी। इजराइल तो बाद में इंटर किया है, लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन ये डिजायर थी। अब इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ इधर लड़ रहा है इजराइल। क्यों? क्योंकि ईरान हमास को ही खाली फीड नहीं कर रहा था, हिजबुल्लाह को भी कर रहा था, हौती को भी कर रहा था।
जितने ऑर्थोडॉक्स कट्टर इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसको ईरानियन सरकार और खास तौर से अयतुल्लाह खमैनी खमेनेई उनको मदद कर रहा था। और सऊदी अरबिया या यूनाइटेड अरब अमीरात, जो बाकी जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, उनको ये कह रहे थे कि हम सब इकट्ठे हो जाओ, सिया और सुन्नी मिल जाओ, हम दोनों जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे, क्योंकि हमारे पास तेल है। और यहीं से खेल शुरू हो रहा था, क्योंकि अरब, सऊदी अरब और यूएई, इस सब पर एक प्रकार से अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका के इशारे के बिना सऊदी अरब में पत्ता भी नहीं हिलता है। और इधर खमेनेई कह रहे थे कि हम सऊदी अरब और यूएई और बाकी सभी मुस्लिम कंट्री इकट्ठे हो जाओ, शिया सुन्नी के बैर को हटाओ। लेकिन इधर सुन्नी कोई मानने को तैयार नहीं था। यही जो पहला जो खमेनेई था, आयतुल्लाह था, जो इराक भाग करके गया था एक जमाने में। इराक सुन्नी कंट्री है, लेकिन कुछ संख्या में वहां पर शिया भी बसते हैं। तो वहां जब वो तकरीरें करता था, तो सद्दाम हुसैन को लगा कि साहब ये तो हमारी सत्ता को चुनौती दे रहा है, क्योंकि वो तो डिक्टेटर था, राजशाही थी एक प्रकार से। तो इराक में सद्दाम हुसैन ने जो बड़े आयतुल्लाह खमैनी थे, आयतुल्लाह अली थे, उनको बाहर का रास्ता उसको कर देखा दिखा दिया, उनको बाहर कर दिया, इराक से उनको बाहर भेज दिया। वापस वो उसके बाद ईरान आए, फिर वहां से वो फ्रांस चले गए। तो इस तरह से सुन्नी और शिया के एका में ब्रिटेन और अमेरिका बीच में खड़ा है। और सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, बाकी अन्य मुस्लिम कंट्री, लीबिया, सीरिया, सब कुछ आप सबको जोड़ लीजिए, सबको एका नहीं होने देना है। ये बहुत गहरी चाल थी। और यहां पर इस बार अली खमनई ये कोशिश कर रहे थे कि हम लोग एक हो जाएं। होना नहीं है। अब इसीलिए अली खमनेई ने अपने पड़ोसी देशों पर ही हमला कर दिया, और वो कह रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी देश पर हमला नहीं कर रहे हैं, सुन्नी पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि अमेरिकी डिफेंस बेस पर हमला कर रहे हैं। ये मानने को कोई तैयार नहीं है, कोई मानेगा भी नहीं। शुरुआत में जो युद्ध जो एस्केलेट हुआ, उसका कारण यही था कि हमेशा ईरान ने हमला किया, और ये ऐतिहासिक गलती करता रहा है ईरान। ईरान सबसे पहले ब्रिटिशर्स पर हमला करने वाला भी ईरान था, बाद में ब्रिटिशर्स ने उनको हराया। रसिया पर भी हमला करने वाला ईरान था, बाद में रशियन ने भी उनको हराया। ये स्थिति थी। तो ईरान पहले ही हमला कर देता है। अभी भी वो, अब जब उनको लगने लगा कि हम चारों तरफ से हम घिरते जा रहे हैं, तो पहला स्टेप ईरान ने लिया। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला करना शुरू कर दिया और कहा कि तुम दबाव बनाओ अमेरिका के ऊपर कि अगर अमेरिका ने हमारे खिलाफ युद्ध थोपा तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब ये ब्लैकमेल करने की जो पॉलिटिक्स थी, ये इनके खिलाफ चली गई, और इस बार आर या पार की लड़ाई में उतर गए, और इस बार उनको अमेरिकन को साथ मिल गया इजराइल का। अब इजराइल और अमेरिकन दोनों ने मिलकर के उनके पूरी लीडरशिप को ध्वस्त कर दिया है। अगले 7 दिन में अभी वॉर की क्या स्थिति होती है वो तो अलग बात है, लेकिन अब असली कहानी क्या है? असली कहानी है मित्रों, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान से भी अधिक खतरनाक देश अगर कोई इस दुनिया में है, तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस्लामिक टेररिज्म का मैन्युफैक्चरिंग हब है। नेतन्याहू का मानना है कि पाकिस्तान ही पूरी दुनिया में टेरर सप्लाई करता है, और इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर इलाका है, और पाकिस्तान तो इंटायरली, चाहे वो एबटाबाद चले जाएं या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर चले जाएं, या बलूच का बॉर्डर हो या सिंध हो, जहां भी आप जाएं, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो एकदम सही है कि ये टेररिज्म का मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है। और ये इससे परेशान इंग्लैंड भी हो रहा है, यूरोप में फ्रांस भी हो रहा है, जर्मनी भी हो रहा है, और अमेरिका तो हो ही रहा है। इजराइल तो खैर परेशान है ही है। अब इन्हें लग रहा है कि ये तुर्की और सऊदी अरब के साथ एक अलायंस करना चाहते थे। सऊदी अरब को गए थे अपना कुछ आर्म्स बेचने के लिए। ये पाकिस्तानी, होना कुछ नहीं है। डंडा चलने लगा, और नेतन्याहू इस मुद्दे पर थोड़े कामयाब हो गए। उन्होंने ट्रंप को समझाया कि देखिए साहब, आप अगर चाहते हैं कि भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान को मदद करते रहें, तो ये ठीक नहीं है। और क्यों? क्योंकि भारत एक अमन पसंद देश है, सनातनी देश है। आप उनको, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतने लंबे समय से उनका इतिहास है डेमोक्रेसी का।
आप और वो कोई मार-धाड़ में यकीन नहीं करता है, वो ना किसी को परेशान करता है और ना किसी से परेशान होना चाहता है। तो उनकी स्थिति, उनकी फिलॉसफी बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे देश को हमें परेशान नहीं करना चाहिए और पॉपुलस कंट्रीज़ है, 150 करोड़ की आबादी है, हमारे लिए बहुत बड़ा व्यापारिक बोनांजा हो सकता है, तो उनके खिलाफ हम क्यों मारपीट करें? तो इज़राइली प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप को समझाया कि आप भारत के खिलाफ जो आपका नज़रिया है, उसे बदल लीजिए और मैं इसमें बड़ी भूमिका निभाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने ट्रंप को कन्विंस कर दिया। ट्रंप टोन डाउन हो गए और उसके बाद एक मीटिंग हुई नेतन्याहू और मोदी की। मोदी और नेतन्याहू आते हैं, उसके बाद अटैक होता है ईरान पर। और अब ये डील पक्की मान के चलिए कि अगला निशाना नेतन्याहू का पाकिस्तान है। जो नेतन्याहू कहता है, वो ज़रूर करता है। जो नहीं कहता है, वो तो करता ही है, लेकिन जो कहता है, वो ज़रूर से ज़रूर करता है। उसने कहा था कि हम ईरान हमारे निशाने पर है। ईरान पर अटैक करने के लिए उसे अमेरिका की मदद चाहिए थी। ईरान पर अटैक हो गया और ये जॉइंट ऑपरेशन हुआ। अब अमेरिका को यह समझाने के लिए कि आप खामखा जो आपके नेचुरल अलाय हैं, उसके ऊपर अविश्वास करने से काम नहीं चलेगा। आप उसे परेशान मत कीजिए, ना ही व्यापारिक रूप से, ना ही सामरिक रूप से। ये आपके हित में नहीं है। हम सभी मिलकर के हम भारत के साथ व्यापारिक, सामरिक हर तरह के रिश्ते अच्छे बना सकते हैं। और अगर आपको चाइना पर डिस्ट्रस्ट है, तो आप भारत से भी दूरी मत बनाइए। भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखिए। अगर आपको लगता है कि चाइना आपके लिए खतरनाक हो गया, आने वाले दिनों में भारत भी खतरनाक हो जाएगा, तो अभी से ही वो प्रीइम्प्ट करना छोड़ दीजिए। हालांकि उनके जो कुछ रणनीतिकार है, वो अभी रायसेना डायलॉग में आकर के बोल के अल्ल-बल्ल चले गए हैं कि वो गलती नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने चाइना के साथ की। मतलब चाइना को सपोर्ट किया, चाइना का टेक्नोलॉजी लिया, सब कुछ लिया और फिर वही टेक्नोलॉजी लेकर के चाइना आगे निकल गया है। तो अब वो गलती भारत के साथ नहीं करेंगे वो। हालांकि मैं समझता हूं कि ये बहुत ही फूहड़, इमेचुरिस जो स्टेटमेंट है और परिपक्व बयान था उनका। लेकिन जो लार्जर पिक्चर है मित्रों, उसमें नेतन्याहू एक बड़ा खिलाड़ी बनकर के आया है। चूंकि ईरान को ध्वस्त करने में नेतन्याहू की बड़ी भूमिका रही है, इसलिए ट्रंप उनकी बात को मानते हैं और इजराइल डाई हार्ड अमेरिकन बातों पर यकीन करते हैं। अब भारत और अमेरिका के बीच में नेतन्याहू एक बहुत बड़ी कड़ी बन गए हैं और नेतन्याहू ने ही ट्रंप को कन्विंस किया है कि भारत के साथ हमें अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, वो हमारा डिपेंडेबल अलाय है। अब यहीं से बात आगे निकली। अब आगे निकली तो इधर भारत खड़ा है, उधर इजराइल खड़ा है और दूर में अमेरिका खड़ा है और इधर ईरान पिस चुका है, पाकिस्तान के पिसने की तैयारी शुरू हो गई है। और इसीलिए मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अब नए तरीके से चल रहा है। अफगानिस्तान, अफगान के तालिबानी आर्मी रोज पाकिस्तानी बॉर्डर को कहीं ना कहीं कब्जा कर रहा है। 150 से अधिक इन पाकिस्तानी मिलिट्री के जवान मारे गए हैं और कब और कितने मारे जाएंगे कहना मुश्किल है। बलूचिस्तान एक्शन में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एक्शन में है, तालिबान एक्शन में है और उस पर से इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का यह बयान कि ईरान से भी ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान है और हमारे निशाने पर पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान घिड़की दे रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। अरे अमेरिका को सब मालूम है कि तुम्हारा न्यूक्लियर बम कहां है और क्या है। भारत को भी मालूम है। तुम्हें कानो कान खबर नहीं चली और तुम्हारे हर एक बेस पर भारत का फाइटर जेट पहुंच गया। बाप बाप करने लगे और ट्रंप को बोले कि भैया जल्दी से बचाओ। अब सही बात क्या है कि ट्रंप ने बचाया तुम्हें या तुम डायरेक्ट भारत के पास आ गए कि गियाने लगे कि बचा लीजिए बचा लीजिए। तो स्थिति बहुत नाजुक है। नाजुक नहीं, अगर इसराइल ने कह दिया है कि अगला निशाना पाकिस्तान है, तो मान के चलिए कि इस टेरर की फैक्ट्री को वो खत्म करके ही मानेंगे। पाकिस्तान बुरी तरह से घिर गया है।
पाकिस्तान के पास एक रास्ता है कि वो चाइना की शरण में जाए। द मोमेंट ही विल एंटर इनटू चाइना's फोर्टे, अमेरिका इसको नेस्त नाबूद कर देगा। और यही चाहता है अमेरिका। इसकी हैसियत नहीं है शहबाज शरीफ की और मुल्ला मुनीर की कि वो पाला बदल ले, बदल नहीं सकता, चारों तरफ से घिर गया है। जो ईरान इसे मदद कर सकता था मुस्लिम लास्ट होने के नाम पर, वो अब ईरान की खुद ही हैसियत खराब है, ईरान खुद ही सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। बाकी सारे देश मुस्लिम कंट्री पाक अमेरिका के इशारे के बिना कहीं हिल नहीं सकते हैं। और तुमने अपने पड़ोसी देश के साथ ऐसी दुश्मनी मोल ले रखी है कि पड़ोसी देश तुम्हें बचाने के लिए आएगा नहीं। अगर अब इजराइल का अटैक हो जाए आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर, तो आप चौंकिएगा नहीं। और अगर अमेरिकन बेस से भी अमेरिका कहे कि साहब मैंने नहीं किया है, अब ये बहुत ही सोची समझी चाल हो सकती है। नेतन्याहू खुद विलेन बनने के लिए तैयार है। क्यों? नेतन्याहू के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, 90 लाख की आबादी है, खत्म ही समझिए। तो वो तो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। तो वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है इजराइल का कि अब तो मैं खत्म ही हूं, मैं खाक में मिल चुका हूं, मेरे खिलाफ और कितने प्रोसिक्यूशन चलाओगे? अब और प्रोसिक्यूशन नहीं। अब जिसने हमें प्रोसिक्यूट किया है, हम उस उसके खिलाफ रहेंगे। हालांकि प्रोसिक्यूट तो उनको हिटलर ने भी किया था। लेकिन इजरायली ने तय कर लिया है कि ऑर्थोडॉक्स कट्टर सरियावादी जो इस्लाम है, उसको वो नेस्त नाबूद करके ही मानेगा। तो ये नेतन्याहू का ये बयान आना कि अगला निशाना पाकिस्तान है, मान के चलिए कि पाकिस्तान का द एंड तैयार है। हाँ, एक तरीका हो सकता है, पाकिस्तान ये वचन दे कि हमारे यहां से अब टेररिज्म की कोई घटना नहीं होगी, कहीं नहीं होगी, हम खाद पानी नहीं देंगे, जो हो नहीं सकता है। इतना डीप जा चुका है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट टेररिस्ट को मदद करने में कि अपने कदम वो वापस नहीं खींच सकता। तो मित्रों, पाकिस्तान का द एंड शुरू है, काउंटडाउन शुरू है। आप देखें कब ये मामला बनता है और कब ये ग्रीन सिग्नल मिलता है। कोऑर्डिनेशन साफ है, इजराइल, अमेरिका और साथ में भारत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।